नमस्कार दोस्तों। जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनटीए, यूजीसी नेट हिस्ट्री, सभी राज्यों का सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी हिस्ट्री का ये लाइव क्लास 8 है, ठीक है, 8 है और ये मध्य पाषाण काल का भाग 3 है। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल का भाग 3 है। इस क्लास की आप दोस्तों पीडीएफ भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है मैं बताऊंगा। नया बैच शुरू हो गया है, नया बैच जुड़ सकते हैं दोस्तों जेबी साथ में, नेट जरप आपके साथ में। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पास में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले में इसकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद में आपको स्टडी मटेरियल में जाना होगा, स्टडी मटेरियल में, ठीक है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। अनिता कुमारी जी, सोनिया लोहिया जी, आर्या बिशी जी, शिवाजी, अंजू जी, रचन कुमार जी, मीना कुमारी जी, राजेंद्र कौर जी, वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। हमारे कोर्स दोस्तों इस प्रकार है। 6 महीने का कोर्स जो है 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का दोस्तों 5000 रुपये का कोर्स है। अगर हमारा 6 महीने का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 रुपये की है, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी का कोर्स केवल 500 रुपये का दिया जा रहा है। दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, अभी हम दोस्तों प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अभी नवपाषाण काल पर आए हैं, ठीक है। उसकी तीसरी क्लास है। पाषाण काल इसलिए बोलते हैं कि उस जमाने में जो महत्वपूर्ण वस्तु थी वो था पत्थर। पत्थर के मनुष्य ने औजार बनाए, पत्थरों से शिकार किया, अपना पेट पाला, ठीक है। देखो, फिर एक बार हम इतिहास का परिचय करेंगे। इतिहास को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। उसका पहला प्रकार है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल बोलते हैं उसको। उसके दूसरे पार्ट को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। और पहले पार्ट को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, याद रखिएगा, ठीक है, प्री हिस्ट्री। इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड पार्ट है हिस्टोरिकल एज, ठीक है। तो दोस्तों, हम प्रथम पार्ट को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने प्रापाषाण काल पढ़ रहे हैं। प्रापाषाण काल हमने पढ़ लिया, उसके 3 पार्ट थे, निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और उच्च प्रापाषाण काल। हमने 3 पार्ट को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो आइए, देखो, पाषाण काल 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रापाषाण काल, इसके 3 पार्ट हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल को, जिसका समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम नवपाषाण काल को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्य पाषाण काल की तीसरी पार्ट है, जहां हमने आपको वर्ल्ड यानी कि संसार के संदर्भ में मध्य पाषाण काल पढ़ाया। फिर धीरे धीरे हमने इंडिया के संदर्भ में पढ़ाया। तो आज हम इंडिया के संदर्भ में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, भारत में मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे मिलने वाले कुछ साक्ष्य और उनका जीवन, ठीक है, आज का टॉपिक है। जैसे कि मध्य पाषाण काल में भारत में मेजा, करछना, चौपनी मांडो, सराय नाराय, मेधा, दमदमा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में लेखैया, मोराना पहाड़, बगीखोर, ये भी उत्तर प्रदेश में है। भागलपुर बिहार, बीरभानपुर बंगाल, पलानू, नगरकोंडा, गिदलूर, तिरुनेलवेली, रेनीगुंटा, संगनकल्लू, आदमगढ़, लंगनाज, बागोर, सांभर झील। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं
जो मध्य प्रसारण काल के हैं और इनसे अलग एक भी सवाल एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, इनको ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मध्य प्रसारण काल का जो प्रसार क्षेत्र है, हम उसको 5 प्रकार जो है क्षेत्र में बांटते हैं। पहला जो क्षेत्र था जिसको हमने पढ़ लिया वो है पूर्वी क्षेत्र, इसमें बिहार, बंगाल और झारखंड, उड़ीसा, मेघालय आते हैं। उसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र था वह उत्तरी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आता है। तीसरा जो क्षेत्र था वह है दक्षिण क्षेत्र, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य आते हैं। चौथा जो राज्य क्षेत्र है वह है दोस्तों पश्चिम क्षेत्र, इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को पढ़ेंगे। और पांचवा जो क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, उसमें केवल हम मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। हमने जो कवर कर लिया, पूर्वी क्षेत्र को कवर कर लिया, उत्तरी क्षेत्र को कवर कर लिया, ठीक है, और मध्य क्षेत्र को कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास में दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र को, यानी कि मध्य प्रसारण काल के भारत में जो पश्चिमी क्षेत्र के स्थल है, राज्य है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान में। दोस्तों, थ्योरी हम इसलिए लाते हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ को हम अपने ऐप में अपलोड करते हैं आराम से। ठीक है, आप जो है नोट्स बना सकते हैं और इनकी पीडीएफ भी जो है जो भी स्टूडेंट चाहते हैं उनको घर भिजवाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर, यानी कि राजस्थान में कितने जो स्थल हैं जो मध्य प्रसारण काल के को जो है सम्मिलित करते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा ये इंपोर्टेंट है। अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटा, झालारपाटन जिलों से मध्य पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राजस्थान, पूजा कुमार जी गुड इवनिंग, वेलकम। राजस्थान के प्रमुख स्थलों में बागोर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, जहां से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं, याद रखिएगा। नीम बहेरा, मंडपिया, नावा, लेसुआ, चानू, बुसावर, लोडिया, तिलवाड़ा, सोजात और जाडन, कनवासा और धनेड़ी। दोस्तों, ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। तो पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाणिक स्थल पुतलीकार स्थित है। पुतलीकरार इंपोर्टेंट है दोस्तों, इंपोर्टेंट। इसका उत्खनन जेरोम जैक्सन ने किया था। राजस्थान में पचपद्रा घाटी, लेसुआ, बागोर, तिलवाड़ा, सोजात, जाडन, कनवास, धनेड़ी प्रमुख स्थल हैं दोस्तों। अब हम कुछ इनमें से महत्वपूर्ण जो स्थल हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हम अध्ययन करेंगे बागोर का। बागोर ये कहाँ है दोस्तों? ये बनास की सहायक कोठारी नदी, याद रखिएगा, कोठारी नदी पर स्थित है। यहां से प्राप्त टीलों को महासती कहा जाता है, यानी कि जो टीला है उसको महासती का टीला भी कहा जाता है। इसकी खुदाई किसने करवाई दोस्तों? इसकी जब खुदाई हुई है उसके खुदाई से हम 3 काल को, यानी कि इतिहासकारों ने जब खोजा तो इसके खुदाई में हम 3 काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 3 काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीएन मिश्र एवं जर्मनी के एलएस लेसनिक ने इसको खोजा। 1971 में बीएन मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, बागोर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इंपोर्टेंट, सबसे याद रखिएगा, बागोर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहां से
पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, नेट के में भी। यहाँ से इनकी मध्य पाषाण बागोर से, बागोर फर्स्ट, ताम्र पाषाण युग, लोह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों मध्य पाषाण का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, ताम्र पाषाण का भी, और लौह युग का भी प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों इसलिए ये, ठीक है। इनकी 3 पार्ट में इसकी खुदाई हुई है। पहले जो सबसे निचला पार्ट था, क्योंकि दोस्तों जब हम खुदाई करेंगे तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, परंतु जब हम काल का डिवीजन करेंगे तो हम सबसे निचले पार्ट को हम पहले पढ़ेंगे। यानी कि ये मध्य पाषाण काल का हुआ, उससे ऊपर का जो था वो था ताम्र पाषाण काल का, और उससे ऊपर का था लोह काल का। याद रखिएगा। तो कह सकते हैं ऊपर से अगर नीचे चलेंगे तो सबसे पहले जो स्थल था वो लोह पाषाण काल का था, लोह युग का। उसके बाद में ताम्र पाषाण काल का, और सबसे निचला जो मिला है हमें वो है मध्य पाषाण काल का। याद रखिएगा इसको। फ्रेंड्स अब बागोर के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। राजस्थान प्रांत के बागोर नामक परास्थल भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक मध्य पाषाणिक परास्थल है। यह परास्थल भीलवाड़ा जिले में बनास नदी की घाटी में कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों एग्जाम में आया था कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोठारी किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा किस घाटी में स्थित है, दोस्तों बनास की घाटी में। बागोर को वर्तमान में महासती टीला के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। महासती टीला, यह परास्थल 1967 में प्रकाश में आया। इस परास्थल की खोज 1967 ईस्वी में दक्कन कॉलेज पुणे के डॉक्टर वीएन मिश्र एवं साउथ एशिया इंस्टीट्यूट नलबार्ग जर्मनी के एस लेस्विक महोदय ने मिलकर की थी। याद रखिएगा। वैशाली जी गुड इवनिंग, वेलकम। डॉक्टर वीएन मिश्र महोदय ने 1967-70 के बीच यहाँ पर जो है खुदाई का कार्य करवाया। यह क्षेत्र 150 सेमी बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। 150 सेंटीमीटर दोस्तों बलुई मिट्टी होती है, मिट्टी का प्रकार है ये, तो बलुई मिट्टी से ही जमा हुआ था, ठीक है। बागोर के संपूर्ण आवासीय जमाव को दोस्तों देखो, पिछली बार भी जो है जमाव के बारे में एक सवाल आया था कि पटपरा जमाव, चावल जमाव जो है इनको आपको जो है क्रम वाइज लगाना था। तो उसमें बागोर जमाव भी था। तो बागोर के संपूर्ण आवासीय जो जमाव था उस सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। यानी कि जो खुदाई करवाई गई, जो जमाव निकला वो 3 प्रकार से निकला। प्रथम कालखंड में डिवाइड करते हैं, दूसरा कालखंड और तीसरा कालखंड। अब हम इसके लिए तीनों कालखंड को विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। इनसे सवाल बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम में आता है। प्रथम कालखंड यानी कि जैसे जैसे खुदाई कराई गई, ठीक है, तो दोस्तों हम कालखंड को किस तरीके से पढ़ेंगे। जो सबसे निचला पार्ट था, भाई खुदाई तो हमने माना कोई स्थल है, इसकी हमने खुदाई कराई, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, सबसे निचला पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा हुआ इसका, उससे ऊपर वाला। और तीसरा कौन सा हुआ, जो लेटेस्ट दोस्तों जो सबसे पहले खुदाई हुई थी उसकी, ठीक है, तो उसको हम तीसरे कालखंड में पढ़ेंगे। तो प्रथम कालखंड को लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। यानी कि जो मध्य पाषाण काल का जो स्थल था प्रथम कालखंड में, उसको हम 5000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं। अब इस स्तर से अधिक संख्या में लघु पाषाण उपकरण, क्योंकि दोस्तों मध्य पाषाण काल का जो महत्वपूर्ण उपकरण था वो लघु पाषाण उपकरण थे। यानी कि 8 से 10 या 6 इंच लंबे उपकरण थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे। एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों की अर्थव्यवस्था आखेट यानी कि शिकार एवं संचय संग्राहक पर आश्रित रही होगी। संभवतः
इन्होंने स्थायी आवास का भी निर्माण शुरू कर दिया था दोस्तों। जो साक्ष्य उनको मिले हैं इतिहासकारों को, उनसे ऐसा लगा है कि स्थायी आवास जो है में रहने शुरू कर दिया होगा उनको इन्होंने, ठीक है। क्योंकि पत्थर के टुकड़ों से बने फर्श के साक्ष्य मिले हैं। बागोर से प्राप्त कब्रों से पता चलता है कि मृतकों को, यानी कि जो भी व्यक्ति मर जाता था उसको पश्चिम पूर्व दिशा में लटाकर दफनाया जाता था, यानी कि उसके टांगों को ऊपर नहीं करके नहीं, बल्कि बराबर लंबाई में लटाकर दफनाया जाता था। प्रमुख उपकरणों में पुनर्गठित ब्लेड, सम एवं विषमबाहु त्रिभुज, समलंब एवं विषमबाहु चतुर्भुज, तांत्रिक वाड़ाक यानी कि तीर एवं स्केल पर उल्लेखनीय है। दोस्तों एक एक लाइन बड़ी कीमती है, महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे कालखंड को पढ़ेंगे। दूसरे कालखंड में दूसरा कालखंड दोस्तों कौन सा हुआ? कि 3 कालखंड हुए। देखो पहला तो आपने पढ़ लिया, दूसरा जो कालखंड है वो ये वाला है, ठीक है। बागोर की जब खुदाई हुई तो 3 पार्ट में हुई। पहले पार्ट में हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला। दूसरे कालखंड में क्या मिला, ठीक है। द्वितीय कालखंड को 2800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है। इस कालखंड से लघु पाषाण उपकरण एवं पशुओं की हड्डियां मिली हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये। इस कालखंड में लोग धातु का भी प्रयोग करने लगे थे। इंपोर्टेंट दोस्तों, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक काल भी बोलते हैं। धातु में क्या था? तांबा था। साथ ही मृद भांडों का भी उपयोग प्रारंभ हो गया था। मृद भांड बनाने का समाधान पहले की तरह था। इस समय संभवतः खेती एवं पशुपालन का भी आरंभ हो गया था। इस कालखंड की 2 कब्रों से 5 तांबे के उपकरण भी प्रकाश में आए, इसलिए इस खंड को जो है ताम्र पाषाणिक स्थल भी बोलते हैं। ताम्र पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ताम्र पाषाण के भी साक्ष्य मिले हैं। ये जो ताम्र जो उपकरण थे उनमें 3 जो है तीर मिले हैं, तीर या बाण, एक भाला मिला है और एक तकुआ आकार नोकदार सुई मिली है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं, यानी कि तीसरा पार्ट कौन सा हुआ? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, ठीक है, जिसको हम लौह युग से संबद्ध करते हैं। लौह युग तृतीय कालखंड की अवधि 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। इस काल में लघु पाषाण उपकरणों की संख्या कम हो गई, क्योंकि दोस्तों ये जो है मतलब कि कह सकते हैं भाई, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इसका जो समय था वो महाजनपद काल और जैन बुद्ध के काल के का समय था, ठीक है। की संख्या कम हो गई एवं हड्डी के उपकरण भी जो है अल्प मात्रा में मिले हैं। इस काल में लोहे का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसको लोह युग से संबंध माना जाता है। गुड़िया प्रचुर संख्या में मिली है, गुड़िया, जिसका उपयोग अलंकरण के रूप में होता था। इस काल की प्रमुख विशेषताओं में चक्र निर्मित मृदभांड, मृदभांड तो समझते हैं आप, बर्तन वगैरह, घड़े वगैरह, इनको मृदभांड बोलते हैं, ठीक है। लोहे उपकरण, लोहे के औजार, कांच के बने मनके, ठीक है, एवं ईंटों की बनी इमारतें उल्लेखनीय है। यानी कि इस काल में जो है ईंटों की जो मकान वगैरह बनाए जाते शुरू हो गए थे। इस काल का एक नरकंकाल मिला है जो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था। दोस्तों अभी हमने पढ़ा राजस्थान, अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के पश्चिम क्षेत्र में महाराष्ट्र को, ठीक है। इसमें भी दोस्तों जो लंगनाज है वो महत्वपूर्ण है, उससे सवाल फंसते हैं। पुरातात्विक अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों एवं अनुसंधानों के फलस्वरूप
महाराष्ट्र राज्य के अनेक प्रास्तरों से मध्य पाषाण उपकरण प्रकाश में आए हैं। ठीक है, मुंबई के खांडीवली तो लंगनाथ जो है तो महाराष्ट्र में नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, लंगनाथ जो है गुजरात में है। मुंबई के खांडीवली तथा मारवे नामक प्रास्तरों पर टॉड, कर्नल टॉड जो है राजस्थान का इतिहास लिखा है, कर्नल टॉड महोदय को मध्य पाषाण युगीन संस्कृति के लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। मारवे तो मारवा जो है एक स्थल है, मारवे से लघु पाषाण उपकरण मृदभांडों के साथ मिले हैं, यानी कि जो बर्तन वगैरह थे उनके साथ में उपकरण भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त पैठन, नासिक, अहमदनगर एवं पुणे आदि जिलों के अनेकों प्रास्तर प्रकाश में आए हैं। प्राप्त उपकरणों में अर्धचांद्रिक, छिद्रक, ब्लेड, ब्यूरन आदि की प्रमुखता है। ये उपकरण चार्ट, अगेट, क्वार्टस एंड चालचिडनी के बने हुए थे। महाराष्ट्र में डंडीवली, गोदावरी में स्थित बेलपंधारी, ठीक है, बेलपंधारी, नंदूर, मध्यवेश्वर आदि मध्य पाषाणिक स्थल है। KRU टॉड ने डंडीवाली से मध्य पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। महाराष्ट्र के पटने से मध्य प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल तथा मध्य पाषाण युग के साक्ष्य मिलते। इंपोर्टेंट है पटने, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात की, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें हम गुजरात को पढ़ने वाले हैं। मध्य एवं उत्तरी गुजरात प्रांत के अनेक प्रास्तरों के मध्य पाषाण संस्कृति के अवशेष प्रकाश में आए हैं। साबरमती घाटी में स्थित लंगनाज एवं अखाज और माही नदी घाटी में स्थित अमरापुर प्रमुख मध्य पाषाण प्रास्थल हैं। इसके अलावा बंसवाड़ा, हीरपुर, पावागढ़, मिताली, तरसंग, शिलाश्रय, लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, धमसुरा आदि प्रमुख स्थल हैं। गुजरात में विस्तृत रूप से मध्य पाषाणिक स्थलों को खोजने का श्रेय हंसमुख धीरजलाल संकालिया महोदय को जाता है, ठीक है। HD संकालिया, दोस्तों इनका नाम है HD संकालिया, याद रखिएगा, HD संकालिया पढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ उत्खनन कराया, खुदाई करवाई। यहाँ के प्रमुख स्थलों में अखाज, बंसखाड़ा, हीरपुर, पावागढ़, मिताली, तरसंग, शिलाश्रय, लोटेश्वर, कनेवाल, रतनपुर, फुलड्रेल, धमसुरा, पिठऊ और लंगनाज प्रमुख है दोस्तों, ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख स्थल है वो लंगनाज है। इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ते हैं। लंगनाज, इससे गुजरात में अगर मध्य पाषाण का स्थल आएगा तो लंगनाज जरूर आएगा। स्थिति बालू के टीले पर स्थित लंगनाज गुजरात का बहुचर्चित मध्य पाषाण स्थल है। इसकी खोज 1941 में हुई। उत्खनन इनकी खुदाई किसने करवाई? HD संकालिया ने, B सुब्बाराव, MKRU टाड ने, कनेडी ने करवाया था। इसकी विशेषता क्या है? मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि भाई मान कि कोई इंसान लेटा हुआ है तो उसकी इस तरीके से इनकी घुटने के ऊपर या मुड़ी हुई अवस्था में जो है लेटाया गया था। यहाँ की ये प्रमुख विशेषता है। लंगनाज गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है, ठीक है। यह प्रास्थल साबरमती नदी के तट पर स्थित है। इस प्रास्थल को प्रकाश में लाने का श्रेय 1941-42 के प्रथम गुजरात प्रागैतिहासिक अभियान को है। इस प्रास्थल के उत्खननकर्ताओं में डॉक्टर HD संकालिया, दक्कन कॉलेज, पूना प्रोफेसर V सुब्बाराव, बड़ौदा विश्वविद्यालय, MKUR कनेडी का नाम सर्वोपरि है। लंगनाज के सांस्कृतिक जमाव को हम 3 उपकालों में बांटते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने बागोर को बांटा था, इस प्रकार लंगनाज के जो जमाव है उसको भी हम 3 उपकालों में बांटते हैं।
लंगनाज के उत्खनन से ज्ञात होता है कि इस स्थल को मध्य पाषाणिक मानव ने आवास एवं समाधि स्थल दोनों रूपों में प्रयोग किया था, यानी कि आवास के रूप में भी और समाधि स्थल के रूप में भी प्रयोग किया था। लंगनाज से दोस्तों क्या क्या मिला है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। उत्खनन सामग्री। उत्खनन सामग्री में मुख्य रूप से मानव कंकाल, हड्डियां, लघु पाषाण उपकरण, मृदभांडों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल याद रखिए, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। साथ ही आधुनिक मृदभांड, लोहे का एक बाणाग्र यानी कि तीर, गदा शीर्ष, तांबे का एक चाकू एवं प्रसरण लोहित मृदभांड के टुकड़े भी मिले हैं। उपकरणों के निर्माण के लिए चट, चेलचिडनी, क्वार्टज, कार्नेलियन का प्रयोग अधिक किया जाता था। डॉक्टर संकालिया का मत है कि ये पत्थर इस क्षेत्र में नहीं मिलते थे, यानी कि इनको जो है बाहर से मंगाया जाता था। इन पत्थरों को मूदसा के मध्यम नदी के लाया जाता रहे होंगे। लंगनाज के उत्खनन में लघु पाषाण उपकरण के साथ ही घिसे गेरू एवं सैंडस्टोन के फनाकार टुकड़े भी मिले हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला। मानव कंकालों के साथ डेंटेलियम सेल, चिपके क्रमिक मनके भी मिले हैं। ऐसे आभूषणों का प्रयोग मैदहा में भी होता था। मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है मैदहा, ठीक है। लंगनाज से जिन पशुओं की हड्डियां मिली हैं उनमें गाय, सुअर, हिरन, बारहसिंगा, भैंस, गेंडा आदि प्रमुख हैं। लंगनाज से प्राप्त 14 मानव कंकालों में से 13 को तो 14 या 17 मिले हैं, याद रखिएगा 14 या 17। जो आधुनिक बुक आ रही है उसमें 17 है, याद रखिएगा, ठीक है। 13 को पैर मोड़कर, ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई इंसान कवर में है, उसकी पैरों को अगर ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, घुटने को मोड़ दिया गया है, तो ये लंगनाज की विशेषता थी। और इनको दोस्तों दाहिनी करवट पर लिटाया गया था, याद रखिएगा। 13 शवों को पैर को मोड़कर दाहिनी करवट लिटाकर दफनाया गया था। मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ कंकाल लंगनाज की विशेषता है। एग्जाम में दोस्तों पूछेगा आयोग जो है एग्जाम में कि जो मुड़े हुए जो सब मिले हैं, कंकाल मिले हैं, वो कहां पर मिले हैं, बता देना दोस्तों, लंगनाज में मिले हैं। अधिकांश शवों को पश्चिम पूर्व दिशा में रखकर दफनाया गया था। कुछ कंकालों के कपाल टूटे, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं लंगनाज के लोगों की अर्थव्यवस्था आखेट एवं मछली के शिकार पर आधारित प्रतीत होती है। यानी कि जो लंगनाज के लोग थे वो शिकार और मछली का शिकार करते थे। शिकार प्रस्तर उपकरणों द्वारा किया जाता था, यानी कि जो शिकार करते थे वो पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, जैसे कि लंगनाज से 14 मानव कंकाल एवं तांबे का चाकू मिला है। कुछल, लोहे बाण, पत्थर की गुड़िया, सिल मिले हैं। यहाँ से कुल प्राप्त उपकरणों में फलक उपकरणों की सर्वाधिकता है। लंगनाज से प्राप्त 14 मानव कंकालों में 13 को पैर मोड़कर दाहिनी करवट दफनाया गया है। यहाँ के मानव औसत लंबाई के थे, ठीक है। कंकालों में दंत छह, यानी कि दोस्तों कैरीज के प्रमाण मिले हैं, यानी कि कुछ जो कंकाल मिले उनका जो जबड़ा था उसमें दांत गायब थे। साथ में कंकालों के कपाल टूटे हुए मिले हैं, ठीक है। इसी के आधार पर अवधारणा व्यक्त की गई कि लंगनाज के मध्य पाषाणिक लोग नर मांसभक्षी थे, जिसे केनेडी ने सफलतापूर्वक गलत सिद्ध कर दिया। लंगनाज से प्राप्त मानव कंकालों की प्रजाति
का निर्णय एक विवादास्पद विषय है। कुछ प्राविधिक ने निग्रो जाति, कुछ भूमध्य सागरीय और कुछ श्रीलंका की बेहतर प्रजाति को, तो कुछ अफ्रीका की हेमेटिक प्रजाति से संबंध करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम दक्षिण क्षेत्र की। ठीक है, ये 5वां क्षेत्र है और ठीक है, ये 14वां। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी पश्चिमी क्षेत्र की, अब बात करेंगे दक्षिण क्षेत्र की। दक्षिण क्षेत्र मध्य पाषाण काल का जो विस्तार का क्षेत्र है, उसमें हम दक्षिण क्षेत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आते हैं। तो दक्षिण भारत की मध्य पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए अधिकांश दुधिया रंग यानी कि सफेद दुधिया रंग के क्वार्टज पत्थर यानी कि सफेद रंग के पत्थर का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुनकोंडा, गिद्दूलर, रेणुगुंटा तथा कर्नाटक में संगनकल्लू, जलहल्ली, ईवनहल्ली एवं सोरापुर दोआब आदि प्रमुख मध्य पाषाण के स्थल हैं। दोस्तों समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कृपया कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर आगे जो है चलते हैं। कर्नूल जिले से प्राप्त लघु पाषाण उपकरणों की खोज L.A. कमियाडे द्वारा की गई। L.A. कमियाडे द्वारा संगनकल्लू का उत्खनन V. 1946 तथा H.D. संकलिया 1969 ने किया था। के पदैया ने कृष्णा एवं भीमा नदियों के बीच स्थित सोरापुर दोआब में 25 मध्य पाषाणिक स्थलों का उत्खनन कराया था। इंपोर्टेंट है दोस्तों ये वाला। ठीक है, पदैया ने यहाँ कुल 10,000 लघु पाषाण उपकरणों का अध्ययन किया था। दोस्तों देखो मैं एक बात बता दूं कि आप जो क्लास कर रहे हैं ये काफी बड़े लेवल की क्लास है। ठीक है, जिसमें हर एक चीज की प्रमाणिकता होनी जरूरी है। अगर मैं दोस्तों बोलता रहूं हो सकता है मेरे मुंह से जो है एक शब्द गलत निकल जाए और आप उसको सही मान लो और एग्जाम में आप उसको कर आओ, तो दोस्तों हो सकता है आपका नंबर कट जाए और उसी नंबर से आपका एग्जाम पास ना हो। दोस्तों इसलिए मैं लिखा हुआ और प्रमाणिक आपको देता हूं। ठीक है, ताकि आप कहीं भी मार ना खाओ। ठीक है, तमिलनाडु से प्राप्त टेरी प्रास्थल मध्य पाषाण के हैं, यानी कि तमिलनाडु में टेरी जो प्रास्थल है वो मध्य पाषाण के हैं। केरल से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। टेरी स्थल विशाखापट्टनम के चंद्र पालेम, पारादेशी पालेम एवं रूसी कोंडा से मध्य पाषाण युगीन मछुआरों के समुदाय का अस्तित्व प्रमाणित होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश लघु पाषाण उपकरणों के अध्ययन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के 3 प्रास्थलों गिद्दूलर, नंदिक नामर्दा, निम्न गोदावरी से मध्य पाषाणिक उपकरण मिले हैं। ठीक है, गुंटूर जिले के नागार्जुनकोंडा और चित्तूर जिले के रेणुगुंटा नामक स्थलों से भी इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। वर्किट एवं कामियाडे महोदय ने कर्नूल में भिन्न भिन्न कालों की 4 संस्कृतियों की विद्यमानता की ओर संकेत किया है। अजय पटेल जी आंसर की जो है 1 या 2 दिन में जरूर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने फोन किया था एनटीए को कि भाई कब तक आ जाएगी आंसर की, तो बोल रहे थे 15 के बाद ही आएगी। तो आज मेरे ख्याल से 19 हो गई। ठीक है, 19 हो गई है, तो जरूर आने की संभावना है 1-2 दिन में। चित्तूर जिले में स्थित रेणुगुंटा
नामक परास्थल के उपकरणों की खोज दक्कन कॉलेज पुणे के M.L.K. मूर्ति ने की थी। उपकरणों के निर्माण में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया था। तो क्वार्ट्ज एक पत्थर का प्रकार है, याद रखिएगा। छोटे छोटे कोर, स्क्रैपर, चांद्रिक एवं त्रिकोणाकार लघु पसारण उपकरण इस क्षेत्र के प्रतिवेदित उपकरण हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ज्वालापुरम 9, ये लेटेस्ट स्थल है ज्वालापुरम 9, आंध्र प्रदेश के कन्नूर जिला में जुरेक नदी पर स्थित प्रमुख मध्य पसारणिक स्थल है। इस स्थल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यहीं के शिलाश्रय से मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, सुनिश्चित तिथि। दोबारा पढ़ता हूं, इस स्थल की विशेषता है कि यहीं के शिलाश्रय से उनकी पत्थर पर लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल के संदर्भ में एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि, मध्य पाषाण संग्रह तथा 35,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानवों के लघु उपकरणों एवं कारीगरी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ज्वालापुरम का संबंध मध्य पाषाण काल से भी था। यहां से यूनिसिरल हार्पून का प्रमाण मिला है, ये भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे दक्षिण क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को, इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, हर एक बार एग्जाम में आता है। पश्चिम बंगाल में सबसे प्रमुख जो स्थल है उसका नाम है वीरभानपुर। वीरभानपुर 2020 में नेट के एग्जाम में इस पर सवाल आया था। वीरभानपुर नामक परास्थल पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के तट पर स्थित है। प्रोफेसर बी लाल महोदय को 1954 में इस परास्थल के बारे में पता लगा। डॉक्टर लाल ने से वीरभानपुर लघु पाषाण उद्योग की संज्ञा दी है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पश्चिमी बंगाल के अन्य प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थलों में देजरी, मलानदीघी, गोपालपुर, ये भी एग्जाम में आ चुका है, गोपालपुर कहाँ है, आदि उल्लेखनीय है। डॉक्टर लाल महोदय ने 1954 में वीरभानपुर परास्थल का सीमित पैमाने पर उत्खनन किया था। तो उनकी ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, सीमित पैमाने पर उत्खनन करवाया था। 1957 ईस्वी में उन्होंने वहां पुनः उत्खनन कराया। वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण उद्योग की विशेषता यह है कि इसके उपकरणों के साथ मिट्टी के बर्तन नहीं मिले हैं, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों ये, यानी कि यहाँ पर मिट्टी के मृदभांड नहीं मिले हैं। यहाँ से स्क्रेपर, ब्लेड, छिद्रक, बेधक, चंद्रिका, कोर, ब्यूरिन आदि उपकरण मिले हैं। वीरभानपुर से ज्यामिति प्रकार के उपकरण अधिक मिले हैं, ठीक है, ज्यामिति प्रकार के। अब पढ़ते हैं दोस्तों तमिलनाडु को। तमिलनाडु में जो सबसे प्रमुख है जिससे सवाल आ सकता है वह है टेरी उद्योग, इंपोर्टेंट है टेरी उद्योग। तमिलनाडु राज्य का तिरुनेलवेली जिला लघु पाषाण उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। यहाँ लघु पाषाण उपकरण लाल एवं जमे हुए बालू टीलों से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। यहाँ के मध्य पाषाणिक यानी कि टेरी दोस्तों स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं, टेरी कहते हैं। यहाँ के मध्य पाषाणिक स्थलों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को, जिनको प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का पिता बोलते हैं, ठीक है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक, यानी कि जो प्रापाषाणिक जो स्थल थे उनका खोज करता, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1863 ईस्वी में, ठीक है, पल्लवराम से एक हस्त कुठारी सकते हैं कुल्हाड़ी का खोज किया था। इसके बाद 1942 में के अप्पयन ने इस जनपद के सकेरपुरम नामक स्थल से
लघु पाषाण उपकरणों का अध्ययन किया। अन्य प्राविदों जिन्होंने तन्नेवेली जिले का क्षेत्र का अध्ययन किया है, प्रोफेसर जाइनर, वी आलचिन, बी डी कृष्णस्वामी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। 1956 ईस्वी में जाइनर एवं आलचिन ने तूतीकोरन एवं तिरुचेंदू तालुका में 11 टेरी परास्थलों की पुरातात्विक पृष्ठभूमि एवं पुरातात्विक अवशेषों का विस्तृत यानी कि विस्तार से अध्ययन किया। मेघनानपुरम, कतमपुली, उथनपुली, सवायारपुरम, कुटलम, कुलतूर, पट्टन तरुवई, सुरगुंडी, नाजरेथ, मनाडू, तायमोली नामक ये परास्थल है तमिलनाडु में। दोस्तों ये तमिल शब्द है इसलिए थोड़े बोलने में कठिनाई हो रही है। जो अश्मीभूत बालू का स्तूप पर स्थित है। ये सभी परास्थल ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित हैं। ताम्रपर्णी, ठीक है। यहाँ से ज्यामितीय एवं ज्यामितीय प्रकार के उपकरण मिले हैं। ये उपकरण चार्ट एवं क्वार्टज पत्थर पर बने हुए हैं। अब हम दोस्तों अध्ययन करेंगे कर्नाटक दक्षिणी क्षेत्र, जो मध्य पाषाण काल का जो दक्षिणी क्षेत्र है भारत में, उसमें कर्नाटक राज्य के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ठीक है। कर्नाटक प्रांत के रायचूर, चित्रदुर्ग, मंगलोर, ठीक है, बेलगांव, गुलबर्गा आदि जिलों में हुए अनुसंधानों से अनेक मध्य पाषाणिक परास्थल प्रकाश में आए हैं। बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। संगनकल्लू नामक परास्थल का उत्खनन 1946 में 20 बराव, ये एग्जाम में आ चुका है कि संगनकल्लू का उत्खनन किसने कराया था? 20 बराव ने कराया था, जिसके फलस्वरूप ऊपर से नीचे की ओर 3 उपभाग मिले हैं। यहां से प्राप्त अधिकांश उपकरण चार्ट एवं जैस्पर के बने हुए थे। प्रमुख उपकरणों में समानांतर बाहु ब्लेड, तांत्रिक की गणना की जाती है। नैन्सी खटकर जी, वेलकम आपका। संगनकल्लू का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि यहाँ नव पाषाणिक धरातल से नीचे लघु पाषाण धरातल मिलता है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है कर्नाटक में। सोरापुर द्वाब कर्नाटक प्रांत के गुलबर्गा जिले में, तो ये नेट में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक प्रांत के गुलबर्गा जिले में अवस्थित कृष्णा एवं भीमा नदी के संगम पर सोरापुर दोआब, दोस्तों दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। सोरापुर दोआब का अन्वेषण दक्कन कॉलेज पुणे के पदैया ने किया था। यहाँ से प्राप्त उपकरण अधिकांश चार्ट पर बने हैं। प्रमुख उपकरणों में ब्लेड, चांद्रिक, छिद्रक, ब्यूरिन आदि हैं। दोस्तों ये क्षेत्र थे, ठीक है। अब इसी क्लास में हम मध्य पाषाण को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो अब हम निष्कर्ष पढ़ेंगे भाई कि जो मध्य पाषाण काल था उसके बारे में हम निष्कर्ष क्या निकल पाए, ठीक है। निष्कर्ष दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल एक सांस्कृतिक संक्रमण काल था, यानी कि पाषाण काल और नव्य पाषाण काल के बीच के काल को हम संक्रमण काल बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मध्य पाषाण काल है उसको हम सांस्कृतिक संक्रमण का काल कहते हैं। जबकि मानव पाषाण जीवन शैली को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था, यानी कि दोस्तों जो मध्य पाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने अभी भी जो है पुरा पाषाण काल का जो सांस्कृतिक जो ढांचा था उसको नहीं छोड़ा था, स्वीकार कर रहे थे, ठीक है। और न ही व्यवस्थित जीवन शैली को अपना पाए थे, यानी कि अभी भी जो है घुमक्कड़ थे। स्थायी जीवन पर कहीं कहीं जो है साक्ष्य मिले हैं। इस काल को प्राचीन पाषाण काल का उत्तरार्ध काल भी कहा जाता है। इस युग का मनुष्य आखेट यानी कि शिकार के साथ साथ पशु पालन को भी अपनाने
लगा था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो आखेट के साथ में पशुपालन को भी अपनाने लगा था। समकालिक मनुष्य मानव सभ्यता का प्रारंभिक चरण पार कर चुका था और अब वह नई तकनीक की सहायता से अपेक्षाकृत सुगम जीवन व्यतीत करने के प्रयास में था। इन प्रयासों से उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आए। फिर भी उनका यह जीवन निम्न स्तर का ही रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी भी वो शिकार पर निर्भर था, ठीक है, मछलियों को मारता था, परंतु उनके औजारों में जो है छोटा बनाया, अधिक तीखा बनाया, ठीक है। मध्य पाषाणयुगीन स्थलों से प्राप्त जानवरों के जो साक्ष्य मिले हैं, गुजरात के लोटेश्वर, रतनपुर, कनेवल, लंगनाज, राजस्थान के बागोर, तिलवाड़ा, मध्य प्रदेश के आजमगढ़, भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के सरायनार राय, दमदमा, मैदा एवं चौपनी मांडो से जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियों की प्राप्ति कनेवल से हुई है दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी। कि ऊंट की जो हड्डियां मिली दोस्तों वो कहाँ मिली है, गुजरात के कनेवल से मिली हैं। इस काल में मानव जीवन कैसा था, विंध्य क्षेत्र के सरासरों पर भीमबेटका से जो चित्र मिले हैं वे मध्य पाषाणिक जीवन के सांस्कृतिक रीति रिवाजों को उजागर करते हैं, ठीक है। जंगली पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है, तथा जंगली फल फूल आदि इकट्ठा करते हुए जो है भीमबेटका की गुफाओं में चित्रित किया गया है उनको, ठीक है। कहीं कुछ चित्र ऐसे मिले हैं कि भाई जो 4-5 लोग एक ही जो है जानवर को मार रहे हैं, कुछ जो है चित्रकारी कर रहे हैं, इसी स्त्री की चित्रकारी की गई है। तो उनके चित्रों में जो है मानव जीवन का दोस्तों वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो काम करते थे, किस तरीके से शिकार करते थे, ठीक है, इस तरीके का जो है गुफा में चित्रकारी की गई है। इस काल का मानव अब भी भोजन के लिए शिकार पर निर्भर था, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कृषि कर्म जो है प्रारंभ नहीं हुआ था। कृषि कर्म जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो मध्य पाषाण काल के बिल्कुल आखिरी में शुरू होता है और नव पाषाण काल में जो है अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में अनाज पर जीने वाले पक्षियों को नहीं उकेरा गया है। इसमें मुख्यतः वे पशु पक्षी हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था, यानी कि दोस्तों जिन मनुष्य जिन पशुओं का शिकार करते थे, जैसे कि दरियाई घोड़ा हुआ, बारहसिंगा हुआ, हिरण हुआ, ठीक है, भालू हुआ, ठीक है, इनका जो शिकार करते थे और उनका ही चित्र जो है भीमबेटका गुफाओं पर मिलता है। यह तथ्य आखेट एवं खाद्य संग्रह अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट है, ये नेट के एग्जाम में आ चुका है, याद देख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद क्लास करने के लिए। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों नया बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो हमारा नंबर है 8755475312 8218345167 संपर्क कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आप ये मत समझना कि मैं लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ, दोस्तों मैं एकदम प्रामाणिक पढ़ा रहा हूँ कि आप कहीं भी जो है मार नहीं खाओ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं मोटा मोटा पढ़ाऊंगा तो हो सकता है वो आपके एग्जाम में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें गहराई से पढ़ना है, ठीक है। तो हम गहराई से हर चीज जो है बोलकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए दोस्तों आपके सामने मैं, ठीक है, जो लिखा हुआ पढ़ाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल